सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट की भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, शिशु की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं राज्य, परिवार, समाज या फिर समुदाय। तो फ्रेंड्स, ये हम सबको पता है कि शिशु की जो प्रथम पाठशाला होती है वह परिवार होता है। वह परिवार में ही सबसे पहले बोलना, हंसना, खेलना, चलना सबसे पहले वह परिवार में ही सीखता है, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें श्रव्य साधन आते हैं, दृश्य साधन आते हैं और दृश्य श्रव्य साधन आते हैं, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा वह बिल्कुल राइट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स, कोठारी आयोग का जो गठन था सन 1964 में किया गया था। और फ्रेंड्स, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला ऐसा आयोग था जिसमें खुलकर शिक्षा के बारे में ठीक प्रकार से बात की गई थी। आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। इसके ऑप्शंस हैं 1972 में, 1980 में, 1987 में या फिर 1990 में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 14 अगस्त 1987 में घोषित की गई थी। फ्रेंड्स, इस नीति का जो उद्देश्य था वह बच्चों को रोजगार से हटाकर उनका पुनर्वास करवाना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, परिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके ऑप्शंस हैं रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, सुविधाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो तीव्र जनसंख्या में वृद्धि है यह परिस्थितिकी असंतुलन का एक बहुत ही बड़ा एक मेजर कारण है, जिसकी वजह से असंतुलन बढ़ता जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है। इसके ऑप्शंस हैं शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा या फिर महामारी। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको इसके कुप्रभाव के बारे में बताया जाए, जिससे वो समझें और आगे आने वाली पीढ़ी इस वृद्धि दर को कंट्रोल कर सके, इसलिए जो ऑप्शन सा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं धर्म, जाति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जातिवाद का जो उद्गम स्रोत है वह जाति होता है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण है। इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मृदा प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो सामाजिक प्रदूषण है यह एक प्रकार का भौतिक प्रदूषण है, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है। इसके ऑप्शंस हैं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, जल संरक्षण की जो विरडा पद्धति है यह एक पारंपरिक पद्धति है,
जिसको गुजरात में अपनाया जाता है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं। इसके ऑप्शंस हैं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। परिवार शिक्षा के ये तीनों ही सिद्धांत होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, यह सत्य है या फिर फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन बा होगा असत्य होना चाहिए, बाला नहीं होना चाहिए था। तो विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, यह बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, नव विद्यालय के समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह कथन किसका है। इसके ऑप्शंस हैं रेमंड का, टीपी नन, बालकृष्ण जोशी या फिर रॉस ने। तो फ्रेंड्स नव विद्यालय के समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह कथन फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन बा होगा टीपी नन, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इसके ऑप्शंस हैं फ्रेंच, जर्मन, लैटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अवकाश। ऑप्शन हाँ बिल्कुल राइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो फ्रेंड्स यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है। इसके ऑप्शंस हैं संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो विद्यालय होता है वह प्रगतिशील कार्यों को संपादित करता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों या कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है। तो इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का, बालकृष्ण जोशी का, ब्रैडले का या फिर नन का। तो फ्रेंड्स किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है। इसके लिए ऑप्शंस हैं सत्य या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। इसके ऑप्शंस हैं औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या फिर अव्यावसायिक साधन। तो फ्रेंड्स राज्य शिक्षा का एक औपचारिक साधन है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं। इसके ऑप्शंस हैं विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। ये सभी राज्य के शैक्षिक कार्य हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह सत्य है या फिर असत्य है। तो फ्रेंड्स यह कथन बिल्कुल असत्य है, इसलिए जो ऑप्शन बा होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह सत्य है या फिर असत्य। तो फ्रेंड्स यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है,
प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है? तो फ्रेंड्स यह कथन बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन आ सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है। इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर या फिर क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो फ्रेंड्स जो इन तीनों से भिन्न है वह है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य साधन है, जबकि कंप्यूटर, दूरदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविज़न ये सभी श्रव्य और दृश्य साधन है। इसलिए जो ऑप्शन सा होगा यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? इसके ऑप्शंस हैं 194, 184, 174 या फिर 190। तो फ्रेंड्स 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कुल 194 केंद्र थे, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन दा होगा उपर्युक्त सभी के लिए, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रसारण की जो शुरुआत थी सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो फ्रेंड्स भारत में प्रसारण की शुरुआत बम्बई एवं कलकत्ता से हुई थी, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक, माता, पिता या फिर धर्मोपदेशक। तो फ्रेंड्स बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति उसकी माँ होती है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए, समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं या फिर शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो या फिर गांव के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो फ्रेंड्स सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो, यही शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? इसके ऑप्शंस हैं सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो या फिर सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो फ्रेंड्स इसका जो विचार है वह है पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो फ्रेंड्स यह संविधान की धारा 46 में वर्णित है, अनुच्छेद 46, ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है वह है, इसके ऑप्शंस हैं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर शैक्षिक अवसरों की समानता। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन दा होगा शैक्षिक अवसरों की समानता, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन,
स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वसुलभता। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज हेतु बल दिया गया। इसके ऑप्शंस हैं अनुसूचित जातियों की शिक्षा, स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा या फिर उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति 1986 में समाज हेतु अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर बल दिया गया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शंस हैं जाब्र जे काने, जॉन डब्ल्यू ट्रैकर या फिर सोरोकिन। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है वह ट्रैकर के द्वारा दिया गया था कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे वैश्विक होते हैं। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? इसके ऑप्शंस हैं 83, 80, 82 या फिर 84। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ने कुल 83 मूलों को स्वीकारा है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? इसके ऑप्शंस हैं कोठारी आयोग, कीमत वर्धा आयोग, राधा कृष्णन आयोग या फिर वर्धा आयोग। तो फ्रेंड्स, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। फ्रेंड्स, कोठारी आयोग सन 1964 में आया था और इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? इसके ऑप्शंस हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर कौशलात्मक। तो फ्रेंड्स, मूल्यों के विकास का संबंध भावात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं समाचार पत्र, VCR, TV या फिर रेडियो। तो फ्रेंड्स, बालकों में मूल्य विकास के लिए जो सबसे प्रभावी संचार माध्यम है वह TV है। ऑप्शन सा बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की पहली सबाक फिल्म थी। इसके ऑप्शंस हैं राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, पुंडलिक या फिर कर्ज। तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे पहली जो सबाक फिल्म थी यानी कि जो बोलती हुई फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी वह थी आलम आरा। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, अगर सबसे पहली मूक फिल्म की बात करें जिसमें वॉइस नहीं थी तो वह राजा हरिश्चंद्र थी। यह मूवी बिल्कुल साइलेंट थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? इसके ऑप्शंस हैं 27, 15, 20 या फिर 26। तो फ्रेंड्स, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कुल 20 वर्ष का होता था, जिसमें शुरू के 8 वर्ष तो प्रवज्जा संस्कार होता था और 12 वर्ष उपसंपदा संस्कार होता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई बधेका,
स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक गिज्जू भाई बधेका के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हम लोग आपके सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों की तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं। आपने अगर अभी तक हमारी सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।